पहला जो प्रश्न है आपके सामने, हमारे सामने, वो है मास्टेक्टोमी। आप लोग को पीछे में पढ़ाया था, मैं पीछे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे MSN 2 के इसी चैप्टर में। तो MS से जो मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर पढ़ाया था तो उसके मैंने उपचार में सर्जिकल प्रबंध में मैं बता रखा था कि इसमें मास्टेक्टोमी सबसे उपयुक्त उपचार होता है, सबसे बढ़िया उपचार होता है ब्रेस्ट कैंसर में। अलग अलग मास्टेक्टोमी था, रेडिकल था, पार्शियल था, ठीक है, टोटल था, बहुत सारे था। तो सबसे पहले अब हमको ये जानना पड़ेगा मास्टेक्टोमी होता क्या है, ठीक है। देखिए मास्टेक्टोमी को हम लोग स्तन छेदन बोलते हैं, ठीक है। देखिए टॉमी जिसके अंदर लगा हुआ आ जाएगा, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा। टॉमी जिसके अंदर लगा आ जाएगा, समझ जाइएगा कि वह जो है उस ऑर्गेन का जो है सर्जरी प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है। जैसे आगे आप लोग देखेंगे तो अपेंडेक्टोमी आएगा। क्या आएगा? अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी आ जाएगा। इसमें टॉमी आ गया, मतलब अपेंडिक्स का सर्जरी अपेंडेक्टोमी कहलाता है। ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकिया के सर्जरी के द्वारा सर्जरी करना ट्रेकियोस्टोमी होता है। तो इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जानिए मास्टेक्टोमी है तो कहीं ना कहीं यह मास्टक जो है मेस्टाइटिस से बना हुआ है, ठीक है। मास्टाइटिस क्या होता है? तो मास्टाइटिस आपके स्तन का एक समस्या होता है, तो उसी को मास्टेक्टोमी जो है उसी का सर्जरी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एक या दोनों स्तनों को शल्य चिकित्सक द्वारा आंशिक या पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को चिकित्सक विज्ञान की भाषा में मेस्टेक्टोमी कहते हैं। देखिए होता यह है कि अगर किसी फीमेल को एक ब्रेस्ट में या दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है, किसी को एक ही ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को दोनों ब्रेस्ट में प्रॉब्लम रहता है, तो जिसको जिस हिसाब से जितना इफेक्टेड एरिया है ब्रेस्ट का, उसको उतना दूर का या कंप्लीट ब्रेस्ट को ही हटाना सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा चिकित्सीय विज्ञान में इसे मेस्टेक्टोमी कहते हैं। चीज़ों को समझ गए कि एक स्तन या दोनों स्तन को सर्जरी के द्वारा मीन्स शल्य चिकित्सक के द्वारा आंशिक मतलब थोड़ा सा या पूरी तरह से स्तन को हटाने की प्रक्रिया को ही चिकित्सक विज्ञान की भाषा में मेस्टेक्टोमी कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे इंग्लिश दिया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मास्टेक्टोमी के पहले और मास्टेक्टोमी के बाद नर्सिंग देखभाल बताइए। आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मास्टेक्टोमी वाले मरीज का मास्टेक्टोमी होने से पहले और मास्टेक्टोमी के बाद होने के बाद नर्सिंग केयर बताइए। देखिए नर्सिंग केयर सर्जिकल पेशेंट का 3 रोल होता है नर्सिंग का। एक होता है जो सर्जरी होने से पहले होता है, ठीक है, उस समय सर्जरी होने से पहले के लिए देखभाल होता है, इसमें सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है पेशेंट को। बीच का जो होता है जब सर्जरी चल रहा होता है उस समय भी देखभाल किया जाता है नर्स के द्वारा, जैसे पल्स वगैरह, वाइटल साइन वगैरह, फ्लूइड वगैरह का चेक वगैरह होता है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, इस चीज़ का जो है देख रेख किया जाता है नर्स के द्वारा। तो ये सब दौरान में होता है, ठीक है, पेरी में। और एक होता है सर्जरी के बाद जो कि पोस्ट ऑपरेटिव होता है, मतलब बाद में देखभाल होता है। तो ये 3 प्रकार से जो है आपके नर्सिंग देखभाल किसी भी सर्जिकल पेशेंट को कर सकते हैं। एक होता है प्री, एक होता है पेरी और एक होता है पोस्ट, मतलब पहले, दौरान और बाद में नर्सिंग देखभाल सर्जरी में, ठीक है। चलिए तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मास्टेक्टोमी, चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो मास्टेक्टोमी के पहले मतलब इसके होने से पहले और इसके होने के बाद में नर्सिंग देखभाल पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन को? चलिए तो हम लोग उसी प्रकार से हेडिंग भी देंगे उत्तर में कि शल्य क्रिया पूर्व देखभाल, प्री ऑपरेटिव केयर, मतलब शल्य क्रिया सर्जरी से पहले के देखभाल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ का नर्सिंग देखभाल नर्स करेगी, इस चीज़ को हमको लिखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट है तो आप पॉइंट दीजिए, पॉइंट दे देकर इसके अंदर में चीज़ों को लिखिए, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो फिर मैं अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। समझ गए चीज़ को? चलिए अब देखिए सर्जरी से पहले का देखभाल में क्या क्या करेंगे। तो रोगी के सभी जांच एकत्रित की जाती है एवं इन्हें क्रमानुसार एकत्रित करके रोगी की फाइल बनाई जाती है। कोई भी सर्जरी होना रहता है तो नर्स का ये रोल रहता है कि पहले पेशेंट का हर एक जांच का कलेक्शन किया जाए, जो भी जांच सर्जरी से पहले होनी चाहिए वो सब जांच को कलेक्शन किया जाता है और उसे जो है सीरियल वाइज जो है लगाते हैं और फाइल में बनाकर फाइल बनाते हैं। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सर्जरी से पहले, ठीक है।
दूसरा जो सर्जरी के से पहले देखभाल होगा, रोगी को यदि अन्य कोई रोग हो तो इनका उपचार जारी रहता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा। अगर नर्स को ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अगर पेशेंट को सर्जरी होना है लेकिन उसे और कोई भी बीमारी का इलाज चल रहा है तो उस उपचार को जारी रहता है, वो उपचार को जारी रखना चाहिए। जैसे होता है कि जब पेशेंट को सर्जरी होना रहता है तो उससे पहले पूर्ण चेकअप होता है, पूर्ण जांच होता है, और उसमें अगर लगता है कि बीपी बढ़ गया, रक्तचाप बढ़ गया, डायबिटीज़ बढ़ गया है तो उस मरीज को उस चीज़ का दवाई चलता है, कंट्रोल कर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको छुड़ा दिया जाता है और सर्जरी पहले किया जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है, रोगी की घबराहट को कम करने के लिए सर्जरी के लाभ बताने चाहिए एवं रोगी व उसके विधि संरक्षक से लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। तो लिखित सहमति वाला जो चीज़ें हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि आप लोग देखते होइएगा कि कोई भी पेशेंट को जैसे ही सर्जरी के लिए बताते हैं घबरा जाता है। ठीक है, भले बाद में धीरे धीरे नॉर्मल होता है उसको सब चीज़ समझाने बुझाने के बाद, लेकिन सर्जरी के ख्याल आते ही किसी के भी मन में थोड़ा सा भय, चिंता आ जाता है, तो इसको जो है लाभ बताकर दूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला है कि जो है उसके विधि संरक्षण से लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। जो मरीज और उसके जो भी अटेंडर है, रिलेशन है, उससे जो है लिखित परमिशन लेना चाहिए कि अगर बाद में कोई इन्हीं के साथ दिक्कत होगा तो उसका जवाबदेही हॉस्पिटल प्रशासन या चिकित्सक या कोई भी हेल्थ टीम नहीं होगा। ऐसे लेते हैं, सब सर्जरी प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, रोगी के मन में सर्जरी के प्रति शंकाओं को दूर करनी चाहिए। अब जो भी मरीज को मन में डाउट है सर्जरी के लिए कि हमें सर्जरी होगा तो क्या हम ठीक होंगे या सर्जरी से कहीं मौत भी हो जाए, ऐसा कुछ शंका है तो इसे दूर करनी चाहिए। ये सब सर्जरी से पहले की बातें होती हैं। ठीक है, रोगी एवं परिचितों को इस ऑपरेशन के करने का कारण, संभावित लाभ एवं जटिलता के बारे में बतानी चाहिए। अब कभी कभी जो है पेशेंट तो घबरा ही जाता है, साथ में उसके जो अटेंडर होते हैं वह भी जो है कभी कभी इससे चिंता में पड़ जाते हैं कि ऑपरेशन से क्या होगा नहीं होगा। तो जो भी रोगी और उसके जो भी अटेंडर परिचित है उसको ऑपरेशन के बारे में लाभ और जटिलता बतानी चाहिए। ठीक है, कि कराने से क्या लाभ होगा और नहीं कराने से क्या जटिलता हो सकता है। ओके, छठा पॉइंट देखिएगा कि एक मरीज को जो है जैविक चिन्ह की जाँच की जाती है एवं उन्हें नर्स रिकॉर्ड में नोट कर फाइल के साथ रखा जाता है। अब जो भी पेशेंट है उसका सर्जरी होना है उससे पहले नर्स क्या करती है कि उसका हर एक वाइटल साइन जैसे हार्ट बीट, पल्स रेट, ठीक है, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, इस सब को क्या करती है, नोट करती है, जांच कर नोट करके और उसका फाइल में रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां पॉइंट देखिएगा कि रोगी को प्लास्टिक व रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह एक मास्टेक्टोमी के प्रोसेस है तो हो सकता है यहाँ पे प्लास्टिक लगाया जाए, प्लास्टिक सर्जरी किया जाए या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जाए, मतलब पहले के जैसा जो स्ट्रक्चर संरचना है उसमें बदलाव आ सकता है। तो इसलिए जो है रोगी को बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान गए मास्टेक्टोमी है, इसमें ब्रेस्ट को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाएगा तो बाद में जो पेशेंट है वो कहे कि मेरा सौंदर्य ही खराब हो गया, मेरा बहुत चीज़ दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ जो है उससे पहले पेशेंट को बता देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रोगी को आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड भी दिए जाते हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट भी मेंटेन किए जाते हैं। अगर पेशेंट को सर्जरी में जाना होता है तो उसे भोजन कुछ घंटे पहले जो है देना बंद कर देते हैं ताकि मुंह से कोई शराब वगैरह सिक्रेशन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है उसे सिर्फ और सिर्फ शरीर में ऊर्जा बना रहे, इसके लिए उसे आईवी फ्लूइड मतलब भेन के माध्यम से तरल पदार्थ देते हैं, जो सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं ना वही आईवी फ्लूइड होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, नौवां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोगी के सभी गहने, नाखून, पॉलिश आदि हटा दिए जाते हैं। अब कोई भी मरीज है अगर उसको सर्जरी होना है तो सर्जरी से पहले उसमें मैनेजमेंट में नर्स क्या करती है कि जो भी, चूँकि यह मास्टेक्टोमी है, स्तन है तो स्तन का तो जो सर्जरी हो महिला का ही होगा, तो महिला में जो भी गहना है, नाखून, पॉलिश की है, इस सब को हटा दिया जाता है। ठीक है, और रोगी को क्या कहता है, एक अच्छे स्वच्छ गाउन पहना कर उससे तैयार किया जाता है। समझ गए, तो गाउन वाला भी अगला पॉइंट में लिखिएगा। रोगी को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पूर्व रोगी की सर्जरी स्थल को तैयार किए जाते हैं। अब रोगी के सब चीज़ हो जाता है तो रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले क्या करते हैं कि पहले एक बार जहां सर्जरी होना है उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ये सर्जरी से पहले की ही बात होती है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत।
तो मैं यहाँ पे आपको 10 चीज़ें बताया जो कि सर्जरी होने से पहले का मैनेजमेंट है एक स्तन सर्जरी वाले पेशेंट के लिए, चाहे कोई भी सर्जरी वाले पेशेंट के लिए। लेकिन मैं तो यहाँ आपको 10 ही पॉइंट बताया, लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट बताया जो आपको अलग से इसमें और ऐड हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे परमिशन वाला दिया था, एक ही में दे दिया था, तो परमिशन वाला को अलग पॉइंट बना के लिखिएगा। यहाँ पर गाउन के बारे में नहीं लिखा गया है, तो कोई भी सर्जरी होता है तो गाउन जरूर पहनाया जाता है पेशेंट का, जो कि हॉस्पिटल वाला होता है, तो उसको यहाँ पर पहनाया जाएगा। ठीक है, सर्जरी से पहले पूर्ण एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो भी चीज़ है। सर्जरी से पहले मल मूत्र का त्याग करवा दिया जाता है पेशेंट का, तो वो भी चीज़ों यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आरामदायक स्थिति प्रदान करते हैं, तो ये भी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सब आपके अंदर होनी चाहिए कि एक नर्स के रूप में सर्जरी से पहले पेशेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सर्जरी के लिए कंफर्ट बना सकते हैं पेशेंट को, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब आगे हम लोग, हाँ ये बातें ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किस चीज़ के ऑपरेशन का हम देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको उस चीज़ के बारे में भी लिखना पड़ेगा। बाकी तो और सभी चीज़ें नॉर्मल ही होगा, सभी देखभाल में लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको उस चीज़ के बारे में भी लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि इस चीज़ में होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्री देख लिए, तो हम लोग पेरी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब दौरान होने वाला देखभाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं बताएंगे। अगर पूछता तो लिखते कि सर्जरी रूम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सभी सामान को सर्जरी रूम में जो है ये सब जो है, देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये वाला जो आपको यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला जो देख रहे हैं 10वां पॉइंट कि ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पूर्व रोगी के सर्जरी स्थल को तैयार किया जाता है, तो इसमें और पॉइंट और लिखाएगा सर्जरी से पहले वाला में कि जो भी ओटी होता है उसको सर्जरी से पहले ही हर एक इक्विपमेंट वहाँ पे व्यवस्थित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सर्जरी रूम में पेशेंट को पहुँचा दिए हैं तो सिरिंज ला रहे हैं, नेडल ला रहे हैं, ऑक्सीजन ला रहे हैं, एम्बू बैग ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सब सामान जो है पहले से ही प्री ऑपरेटिव में जब होता है, प्री ऑपरेटिव में ही हर एक इक्विपमेंट ओटी रूम में मौजूद होता है। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव में ही सब लिखिएगा कि हर एक सामान ओटी रूम में रख दिए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जो भी आवश्यक ऑक्सीजन वगैरह है ओटी में रखा जाता है। ठीक है, और दौरान के समय ज़्यादा चीज़ें नहीं होता है। दौरान के जब हमसे दौरान पूछेगा कि सर्जरी के दौरान देखभाल बताइए, तो लिखेंगे कि आवश्यक फ्लूइड का मेंटेन करेंगे पेशेंट का IV फ्लूइड से। उसके बाद मरीज का हमेशा भाव स्थिति देखते रहेंगे। ठीक है, कि मरीज जो है कॉन्सिनेंस है या नहीं है। उसके बाद ये देखते रहेंगे कि मरीज का वाइटल साइन हमेशा मॉनिटर पर रेगुलेशन होना रहेगा। अगर कोई भी असमानता होगा तो तुरंत जो है देखभाल करनी चाहिए। आवश्यक जो भी दवाइयाँ हैं वह सभी दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए वहाँ पे, और जटिलता पर निगरानी रखनी चाहिए। ये सब के सब जो है चल रहे और जो है सर्जरी के दौरान होता है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो तो अपना सर्जरी में लगे होते हैं, लेकिन जो नर्स होती है उनका यही काम होता है कि वह पेशेंट के स्थिति का आकलन करते रहती है हर एक चीज़ों का सर्जरी के दौरान। चीज़ें समझ गए? चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्जरी के बाद शल्य क्रिया के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव में कैसे देखभाल होगा। ठीक है, अब समझिए एक पेशेंट का सर्जरी हो चुका है, समझ गए चीज़ को, पेशेंट जो है शिफ्ट हो चुका है पोस्ट ऑपरेटिव रूम में, तो अब उसको हम सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे। सीधा आप कॉमन दिमाग लगाइए कि एक पेशेंट है, उसको कहीं भी सर्जरी हुआ है शरीर में, तो सर्जरी होने के बाद उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, और एज ए नर्स हम किन किन चीज़ों को उसको देखभाल सहायता करेंगे, तो उन सारे चीज़ों को आपको लिखना है पोस्ट ऑपरेटिव में, मतलब सर्जरी के बाद के देखभाल में। चलिए देखते हैं। देखिए सर्जरी के बाद के देखभाल में भी निम्न तरीके से देखभाल हो सकते हैं। रोगी को रिसीव किया जाता है एवं पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर चेक किया जाता है। सबसे पहले जब सर्जरी हो जाता है तो पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट को रिसीव किया जाता है। जो भी ओटी के टीम होता है, ओटी टीम लेकर उसको भेज देता है सर्जरी के बाद। तो जो भी नर्स पोस्ट ऑपरेटिव में जहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करना है कुछ दिनों के लिए सर्जरी के बाद, वहाँ पे नर्स होती है, वो रिसीव करती है पेशेंट को और उसे पोस्ट ऑपरेटिव में जो है रूम में शिफ्ट कर देती है। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल सर्जरी के बाद पेशेंट रहते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि IV फ्लूइड को इन्फ्यूजन जारी रखा जाता है एवं इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन की जाती है। इनटेक आउटपुट चार्ट का मतलब होता है कि पेशेंट IV फ्लूइड कितना ले रहा है और कितना वह मूत्र मल का त्याग कर रहा है, इसको जो है चार्ट बनाना पड़ता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, रोगी के जैविक चिन्हों का नियमित मॉनिटरिंग करते रहेंगे। चूँकि सर्जरी के बाद भी पेशेंट को तबीयत बिगड़ने का चांसेज रहता है, इसलिए वाइटल साइन का चेक हमेशा ज़रूरी है, चाहे वो प्री हो, पोस्ट हो और पेरी हो। समझ गए? चिकित्सक के आदेशानुसार पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, जैसे एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक उल्टी को रोकने के लिए। तो ये सब क्या करता है आपका
सॉरी एंटीपायरेटिक यहाँ पे नहीं, गलत हो गया। एंटीपायरेटिक बुखार के लिए होता है, ठीक है। एनाल्जेसिक जो है दर्द के लिए, और एंटीबायोटिक जो है आपके एंटीबायोटिक के लिए होता है। तो ये सब आवश्यक दवाई होता है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव में दिया जा सकता है डॉक्टर के अनुसार। ओके, उसके बाद है पाँचवा है रोगी को सर्जिकल साइट, मतलब जहाँ पे सर्जरी हुआ है वहाँ पे कोई ब्लीडिंग है, कोई हेमेटोमा है, मतलब ब्लड का थक्का है, इसको आकलन करते रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार चिकित्सक को सूचित करते रहना चाहिए। अगर सर्जरी वाले जगह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हेमेटोमा है, तो डॉक्टर को सूचित करनी चाहिए। ओके, रोगी को तीव्र दर्द होने पर अप्वाइड एनाल्जेसिक दी जाती है। नॉर्मल दर्द है तो एनाल्जेसिक देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द है, तेज दर्द है, तो अप्वाइड एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रोगी को साथ विश्वासपूर्ण नर्स पेशेंट रिलेशनशिप व्यक्ति जो है विकसित करनी चाहिए। अब जो है नर्स को चाहिए कि पेशेंट को देख रेख में एक अच्छे विश्वासपूर्ण NPR नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का विकसित करनी चाहिए। 8वां नंबर देखिएगा, रोगी को अस्पताल से छुट्टी करते समय स्वास्थ्य सलाह दी जानी चाहिए, जैसे धूम्रपान बंद करना, मद्यपान छोड़ना, व्यायाम करना, सकारात्मक जीवन शैली, नियमित जीवन, फॉलो अप, सही समय पर दवाई लेना इत्यादि। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से जब छुट्टी हो तो एक नर्स को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। ओके, 9वां है रोगी को सही समय पर ड्रेसिंग करना। जब तक पेशेंट जो है रहे अस्पताल में तब तक नर्स का ये काम बनता है कि नियमित समय पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। चूँकि सर्जरी हो गया है तो घाव वहाँ पे बना होगा तो उसको साफ़ सुथरा करके रखनी चाहिए। रोगी को दर्द से आराम के लिए भुजा को हल्का ऊपर उठाना चाहिए। अब देखिए सभी सर्जरी में चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे मस्टेक्टोमी का सर्जरी है, स्तन का है, तो स्तन भुजा के पास में होता है ऊपर, तो ऊपर हाथ उठाने से हल्का दर्द कम हो सकता है, ठीक है। 11 नंबर में देखिएगा कि रोगी को सभी कुंठाओं व सवालों का धैर्यपूर्वक उचित जवाब देनी चाहिए। अब रोगी जो भी सवाल करे, जो भी उनके अंदर कुंठा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उसको दूर करनी चाहिए धैर्यपूर्वक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट बताया पोस्ट ऑपरेटिव में। अब इसको चाहें तो आप और सारा चीज़ें लिख सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव में मरीज का हर एक चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आरामदायक स्थिति प्रदान करेंगे। चूँकि पेशेंट एक ही स्थिति में हमेशा लॉन्ग समय से हो सकता है, इसलिए बेड शोर होगा तो हर समय समय पर स्थिति बदलते रहेंगे, ठीक है। पेशेंट को जो है आवश्यक सभी मनोवैज्ञानिक जो है दबाव से बचाएंगे। तो और सारे चीज़ आप इसमें एज ए नर्स लिख सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया और टिप्स भी दे देते हैं कि और क्या क्या लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में देखिएगा। और आप लोग को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश सब दे रहा हूँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पढ़ते चलना है और पढ़ते इस प्रकार से चलिए कि एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए, नॉलेज भी हो, समझ गए चीज़ को। चलिए, ये सब पोस्ट ऑपरेटिव वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए हम बहुत ज़बरदस्त आप लोग को तैयारी करा देंगे। जैसे एग्जाम में जाते ही आप क्वेश्चन को देखकर जवाब दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकता है कि स्तन विकार के सूची बनाइए, मतलब कौन कौन से ऐसा प्रॉब्लम है जो ब्रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट से रिलेटेड कौन कौन सा ऐसा समस्या है जो एक महिला में हो सकता है, उसका सूची बनाना है। यानी विकार मतलब क्या होता है? समस्या की सूची किसके रिलेटेड? ब्रेस्ट से रिलेटेड। देख लीजिए, ये सारे प्रॉब्लम जो है ब्रेस्ट में ही होने वाला है, जो एक ब्रेस्ट का समस्या है, विकार है, ठीक है। सबसे पहला आप ब्रेस्ट कैंसर पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है गैलेक्टोरोहिया, ठीक है। क्या चीज़ है? गैलेक्टोरोहिया, ठीक है, गैलेक्टोरोहिया, ये चीज़ें याद रखिए, स्तन का ही समस्या है। गाइनेकोमेस्टिया भी एक स्तन का ही समस्या है। स्तन पीड़ा मेस्टलेजिया, ये भी एक आपका मेस्टलेजिया भी एक प्रकार का स्तन का समस्या है। और गैलेक्टोसिल, ये भी स्तन का ही समस्या है। और मास्टाइटिस भी एक स्तन का ही समस्या है। सब में अलग अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि स्तन में सब में सूजन और ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब के सब आपके अगर पूछ देगा कि ब्रेस्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर का सूची बनाएं समस्या का, तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर, गैलेक्टोरोहिया, गाइनेकोमेस्टिया, मास्टेलेजिया स्तन पीड़ा, गैलेक्टोसिल और मास्टाइटिस स्तन शोथ, ये आपका सब के सब जो है स्तन से रिलेटेड समस्या है, ठीक है। चलिए, 2 बार इसको मन में पढ़िएगा, याद हो जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा है जो स्तन से संबंधित है। अब एक महत्वपूर्ण 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि स्वयं स्तन निरीक्षण से क्या समझते हैं, या स्वयं स्तन परीक्षण, जिसको हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन BSE कहते हैं। ये 5 नंबर में पूछता है, बहुत ही टेक्निकल सवाल है। इसमें मात्र 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है और यही 5 पॉइंट के जरिए कोई भी चाहे वो कोई भी हो,
वो अपने जो है क्या चीज़ ये चीज़ें का एग्जामिनेशन कर सकती है। कोई भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यही होता है BSE, समझ गए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब स्वयं से स्तन का परीक्षण करना, जांच करना, स्वयं स्तन परीक्षण होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आपको इसमें 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसमें मात्र 5 ही पॉइंट है जिसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप के बाद कौन सी चीज़ होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 5 नंबर में पूछता है प्रश्न बहुत बार। देखिए BSE होता क्या है, ठीक है, देख लीजिए। देखिए फीमेल द्वारा, महिला द्वारा स्तन की असमानताओं का पता लगाने के लिए अपने ब्रेस्ट का परीक्षण करना ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहलाता है। नॉर्मली एक कब होता है, तो जब अगर किन्हीं को लगे, किन्हीं फीमेल को लगे कि मेरे ब्रेस्ट में जो है एबनॉर्मेलिटी है, असमानता है, तो वह अपने असमानताओं को पता जो है अपने द्वारा ही स्तन परीक्षण करके कर सकती है, ठीक है। स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती अवस्था का पता लगाने के लिए यह परीक्षण महत्वपूर्ण है। इसे प्रत्येक महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर किसी को लगे कि हमारे ब्रेस्ट में एबनॉर्मल है, स्तन में असमानता है, चाहे वह असमानता लालीपन हो, ठीक है, या उसमें सूजन हो, या उसमें भारीपन हो, या उससे कुछ सिक्रेशन आता हो, शराब आता हो ऑटोमेटिक, तो इस कंडीशन में जो है उसे जाँच करनी चाहिए। अगर कैंसर का प्रथम स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, तो यहाँ पर यह जो परीक्षण होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें महिला खुद से करके पता कर सकती है चीज़ों के बारे में, ठीक है। यही आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, मैंने बता दिया। चलिए इसका इंग्लिश आपको नीचे देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में निम्न 5 चरणों को पूरा किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें 5 चरण होते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, जैसे सामने एक लंबा सा शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, लगा हुआ है शीशा। अब इस शीशा जो है, शीशा के सामने क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। अब इसमें होता यह है कि जैसे शीशा लगा हुआ है सामने, शीशा के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है। खड़े कैसे होंगे, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि बिल्कुल न्यूड मतलब नंगे होकर खड़े होंगे, तभी तो दिखेगा शीशा में ना। तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को हिप्स, जो कुल्हा हिप्स होता है, उस पर रखेंगे। जैसे शीशा है, शीशा के सामने खड़े होंगे और खड़े होने के बाद दोनों हाथों को अपने पीछे की ओर जो कुल्हा हिप्स है उस पर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जब दोनों हाथ पीछे कुल्हे पर हो जाएंगे तो स्तन सामने दिखेगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए ना उसके आस होगा, ना पास, ना अगल बगल कोई नहीं रहेगा, हाथ उथ नहीं रहेगा। अब देखें कि स्तन का आकार, ब्रेस्ट का साइज व रंग उचित प्रकार का है, वह किसी प्रकार की सूजन तो नहीं है। यदि इसमें कोई भी जटिलता हो तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। पहला पॉइंट ये कहता है कि पहले तो एक शीशा लीजिए, शीशा के सामने खुद को फ्रंट में जो है खड़े होने के बाद अपने दोनों हाथ अगल बगल में ना रहे ब्रेस्ट के, इसके लिए दोनों हाथ को पीछे जो हमारा हिप्स है उस हिप्स पर अपने रख ले, दोनों हाथ के अपने अपने साइड में पीछे की तरफ, ठीक है। हिप्स पीछे ही होता है। उस पर रखने के बाद अब चूँकि ब्रेस्ट जो है एकदम फ्री हो जाएगा, दोनों साइड से हैंड भी नहीं रहेगा, तो ब्रेस्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा, किसमें, शीशा में। अब ये चीज़ जो है नोटिस करें कि जो शीशा में दिख रहा जो ब्रेस्ट है, क्या उसमें कोई उचित प्रकार का जो है साइज में या उसके कलर में कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई सूजन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रहा है कि कलर चेंज है या फिर साइज जो है थोड़ा नॉर्मल है या दोनों में साइज में फ़र्क है, तो इससे जो है डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए इस जटिलता को। तो पहला से भी पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जब दोनों हाथों को आपस में पकड़कर सिर के ऊपर ले जाएं, वह इसी प्रकार निरीक्षण करें। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आप फर्स्ट पॉइंट देखे हैं ना कि दोनों हाथ को पीछे की तरफ हिप्स पर रखकर देखने के लिए, उसी प्रकार से अब दोनों हाथ को जो है सिर के ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। अब पहले हाथ पीछे था हिप्स पर, लेकिन अब कहता है कि हाथ को ऊपर ले जाइए, दोनों सिर के ऊपर जो है हाथ को ले जाइए। और अब देखिए उसी प्रकार से जैसे देखे हैं कि शीशा में देखिए अपने ब्रेस्ट को गौर से और देखिए कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। एबनॉर्मेलिटी का मतलब सूजन, स्वेलिंग वगैरह और कोई उसमें से सिक्रेशन वगैरह देखे। अगर कुछ नॉर्मल दिख रहा है एबनॉर्मल, तो डॉक्टर से तुरंत सूचित करें। यानी दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट में सिर के ऊपर हाथ ले जाएंगे। पहला पॉइंट में क्या है कि हिप्स पर, दोनों हिप्स पर दोनों हाथ रखेंगे, और यहाँ पे है कि सिर पर हाथ ले जाएंगे, सिर के ऊपर हाथ ले जाएंगे दोनों हाथ को, ठीक है ना।
चलिए अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट देखिएगा वो है कि शीशे में स्तनों को देखते समय यह भी ध्यान रखें कि एक या दोनों जो निपल है में से किसी भी प्रकार का कोई स्राव तो नहीं हो रहा है। यदि स्राव आ रहा है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। देखिए चाहे आप फर्स्ट पॉइंट देखें हैं चाहे सेकेंड पॉइंट देखे हैं, तो वहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है कि उसमें से निपल पर ध्यान रखें, वहाँ पे ये बताया गया है कि स्वेलिंग को और साइज के बारे में देखें। लेकिन तीसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि ध्यान मुद्रा तो ही होगा, पोजीशन तो ही होगा, चाहे आप सिर के ऊपर हाथ रखें या हिप्स पर हाथ रखें। लेकिन आपको तीसरा पॉइंट में ये लिखना है कि आपको ये भी चीज़ को ध्यान रखना है ब्रेस्ट में कि निपल का ध्यान रखना है, दोनों निपल पर ध्यान रखें और ये देखें कि कोई किसी प्रकार के सिक्रेशन तो उसमें से नहीं हो रहा है, कोई चीज़ का स्राव तो नहीं हो रहा है द्रव के रूप में। अगर स्राव हो रहा है कुछ असमान का तो तुरंत डॉक्टर से सूचित करें। यह तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में निपल पर ध्यान दें और शराब के बारे में देखें, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। अब लेटी हुई अवस्था में देखिए, अब ऊपर जो हम लोग देखे हैं, अब जो ऊपर हम लोग देखे हैं वह शीशा के सामने खड़ी हुई अवस्था में है। अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यह लेटी हुई अवस्था में देख रहे हैं। लेटी हुई अवस्था में दाएं हाथ की 3 उंगलियों से बाएं स्तन को कोमलता से छूते हुए चक्कर लगाएं सर्कुलर मूवमेंट में। किसी भी प्रकार की लंप की जो है उपस्थिति के लिए जांचे, ठीक है। उसके बाद दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से नीचे की ओर भी जांचें। इसी प्रकार बाएं हाथ से दाएं ब्रेस्ट का भी निरीक्षण करनी चाहिए। देखिए होता यह है, चौथा पॉइंट में ये कह रहा है कि अब हम लेट जाएंगे, ठीक है, लेट जाएंगे। अब लेटी हुई अवस्था में चेक करेंगे। पहले हम लोग खड़े होकर चेक कर रहे थे शीशा के सामने, बट अब हमें शीशा की ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद से महसूस करेंगे। कैसे महसूस करेंगे, तो लेट जाएंगे। लेट कर अगर हमें राइट साइड के अगर ब्रेस्ट का हमें मालूम करना है कि कोई उसमें लंप यानी गांठ वगैरह है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट वाले ब्रेस्ट के लिए राइट हाथ का प्रयोग करेंगे और राइट वाले ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हाथ का प्रयोग करेंगे और उसके 3 अंगुलियों को ही लेंगे, ठीक है। 3 अंगुली को लेंगे, चाहे आप कोई भी हाथ का उपयोग कर रहे हैं, 3 अंगुली का ही लेंगे और 3 अंगुली का लेने के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, उसे सर्कुलर मूवमेंट में जो है उसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। और जिससे ये पता चलेगा अगर कोई उसमें लंप होगा, गांठ होगा ब्रेस्ट में, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें गांठ है और इस प्रकार से जो है आप उसको आसानी से जो है कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बाएं हाथ के बाएं अगर स्तन को करना हो तो दाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे, अगर दाएं स्तन को करना हो तो बाएं स्तन को इस्तेमाल करेंगे, यानी अपोजिट करेंगे एक दूसरे का, ठीक है। और 3 अंगुली का प्रयोग करके उस पर घुमाएंगे स्तन के चारों ओर सॉफ्ट हाथ से, हल्के हाथों से, और घुमाते घुमाते महसूस हो जाता है कि गांठ है या नहीं है। आप नॉर्मली कहीं पर भी अगर आपको ट्यूमर लगता हो तो वहाँ पे हल्का हाथ से आप सॉफ्ट से आप वहाँ पे घुमाइएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे लंप यानी गांठ है या नहीं है। तो इसी प्रकार से चौथा में करना है, ठीक है। चौथा स्टेप ये हो गया। 5वां और आखिरी स्टेप क्या है कि खड़ी हुई अवस्था में भी जो है इसी प्रकार से जांच सकते हैं हाथ को घुमाकर। अधिकांश महिलाएं शॉवर में स्तन को जांचती है क्योंकि त्वचा की गीली होने से ब्रेस्ट को अच्छे प्रकार महसूस किया जा सकता है। खड़ी हुई अवस्था में भी जो है ब्रेस्ट को उसी प्रकार से जांचा जा सकता है जिस प्रकार लेटी हुई। अब चौथा अवस्था में था कि लेट कर हाथ से जो है महसूस कर सकते हैं सर्कुलर मूवमेंट में घुमाकर अपोजिट हैंड को अपोजिट ब्रेस्ट को, ठीक है, अपोजिट हैंड से अपोजिट ब्रेस्ट को। लेकिन 5वां पॉइंट है यहाँ पे खड़ी हुई अवस्था में भी जो है आप लेटी हुई अवस्था की तरह जो है हाथों से के अंगुलियों से महसूस कर सकते हैं गांठ को। कैसे, तो जो अधिकतर जो फीमेल महिलाएं होती है वह जो स्नान जो होता है शॉवर, वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादातर जांचती है, महसूस करती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो त्वचा होता है शॉवर में गीली होता है और गीली होने के कारण वहाँ पे जो है अच्छे से महसूस किया जा सकता है गांठ को, ठीक है। चूँकि उस समय सॉफ्ट होता है, गीला होने से सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने से चीज़ों को महसूस करना आसान हो जाता है। और जैसे हम लोग लेटी हुई अवस्था में देखे हैं उसी प्रकार से यहाँ भी शॉवर के नीचे खड़ी हुई अवस्था में हम लोग प्रोसेस करेंगे कि अपोजिट हैंड से अपोजिट वाले ब्रेस्ट को करेंगे और 3 अंगुलियों का इस्तेमाल करते हुए चारों साइड, निपल के चारों साइड यानी ब्रेस्ट के चारों साइड नीचे से लेकर ऊपर तक जो है महसूस करेंगे कि रियल में कोई जो है गांठ वगैरह है या नहीं है। तो ये 5वां पॉइंट, जिस प्रकार से चौथा पॉइंट में लेट कर करते हैं उसी प्रकार से 5वां पॉइंट में खड़ी होकर शॉवर के नीचे किया जाता है ये चीज़ें।
शॉवर के नीचे क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल होती है वह शॉवर में ही इस चीज़ को जांचती है, उस समय त्वचा गीली होती है, इसलिए गांठ को महसूस कर पाना अच्छे से आसान होता है, ठीक है। और खड़ी हुई अवस्था में भी स्तन को उसी प्रकार से जांचते हैं जिस प्रकार से लेटी हुई अवस्था में चौथे पॉइंट में हम लोग देखे हैं। चीज़ों को समझ गए? यहाँ पे नीचे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में चीज़ों को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए? कुल 5 पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट है शीशे के सामने खड़े होकर हिप्स पर हाथ रखना है। दूसरा पॉइंट में हाथ को ऊपर उठा लेना है लेकिन शीशे के सामने ही में रहना है। तीसरा पॉइंट में ये कहता है कि कोई सिक्रेशन वगैरह हो तो उसको ध्यान देंगे निपल से, ठीक है। चौथे पॉइंट है लेट कर करेंगे, हाथों को उंगलियों को सर्कुलर मूवमेंट देने से ब्रेस्ट पर। और पांचवा में है कि उसी चीज़ को हाथ से ही उपयोग करके लेकिन खड़ा होकर शॉवर के नीचे में करते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है BAC में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।